नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश जिसका नाम है खिलजी वंश, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और इस खिलजी वंश में आज हम जिस शासक के बारे में पढ़ेंगे वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसी खिलजी वंश को मेरे प्यारे बच्चों खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आखिर हम इस खिलजी वंश को खिलजी क्रांति क्यों कहेंगे, आगे चलकर हम इस पर भी बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में जो किरदार रहेगा वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और यही खिलजी वंश का क्या है, ये संस्थापक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ खिलजी वंश जो है, यहाँ से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, चाहे फिर अग्निवीर का कोई भी एग्ज़ाम हो, या कोई पुलिस भर्ती परीक्षा हो, या किसी भी राज्य स्तर पर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, वहाँ पे आम तौर पे आपको खिलजी वंश से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए इस खिलजी वंश पे चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाम है खिलजी वंश। और जो ये खिलजी वंश है, हमने बातें की थी अपनी पुरानी वीडियो में कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश शासन करते हैं। और इन 5 राजवंश में सबसे पहले गुलाम, तो गुलाम में हमने अपनी पुरानी वीडियो में कुतुबी, शमसी और बलबनी वंश को अच्छे से पढ़ा था। और अब गुलाम वंश के बाद अगला हम पढ़ेंगे खिलजी, और खिलजी के बाद फिर आता है तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। तो ये 5 राजवंश के बारे में हमने समझा था। और हमने ये भी समझा था कि खिलजी वंश का जो शासन काल है वो 1290 से लेकर 1320 तक है। और हमने ये भी बातें की थी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक जो शासन करेगा वो खिलजी वंश होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया, जबकि सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो सबसे लंबे समय तक शासन किया था तुगलक वंश ने। और तुगलक वंश ने कितने साल शासन किया था? 94 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो खिलजी वंश है, इस खिलजी वंश ने कितने सालों तक शासन किया है? तो हम बता देंगे, इसने 30 वर्षों तक शासन किया है। कितने वर्षों तक शासन किया मेरे प्यारे बच्चों? 30 वर्षों तक इसने शासन किया है। तो अब हमारे सामने 3 प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न क्या बना कि खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक? 1290 से 1320 तक। और खिलजी वंश ने ही सबसे कम समय तक शासन किया इस दिल्ली सल्तनत में। और कितने साल किया है? तो 1300 कितने साल किया है? तो 30 वर्षों तक इसने शासन किया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम खिलजी को समझे कि आखिर खिलजी कौन है, आखिर ये खिलजी क्या है, ये खिलजी कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए, कहाँ रहते थे, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो खिलजी है, ये खिलजी भी तुर्क है। कौन है ये तुर्क है। मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश है, जो पहले 4 है गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये सब तुर्क हैं। सिर्फ जो अंतिम आएगा लोधी वंश, वो तुर्क नहीं होंगे, वो अफगान होंगे। और प्रथम अफगान वंश कहलाएगा दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश, और द्वितीय अफगान वंश आएगा सूरी वंश। ठीक है। तो जो लोधी वंश है वो तो क्या है? वो एक अफगान वंश है। बाकी सब ये तुर्क थे, चारों के चारों। मैंने लिखा कि खिलजी भी तुर्क है। बस फर्क इतना है कि तुर्क की निम्न जाति में आते हैं खिलजी। ठीक है, आगे देखते हैं ये खिलजी कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे।
तो खिलजी के बारे में ये कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी में निवास करते थे। तो अफगानिस्तान में एक हेलमंद नदी की घाटी में निवास करते थे खिलजी, और ये भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान में एक स्थान आता है जिसका नाम है खल्ज। तो अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर निवास करते थे खिलजी, और वहां पे जब खिलजी लोग निवास करते थे तो एक प्रकार से ये जो पूरा क्षेत्र था वो खिलजियों का कहलाया। तो अब हमारे पास दो तथ्य आगे, एक कि अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर ये लोग रहते थे, और एक हम ये जानते हैं कि हेलमंद नदी के घाटी में निवास करते थे। ये प्रमाणित माना जाता है, ठीक है। और कहते हैं खिलजियों का भारत में आना कब शुरू हुआ था? जब मोहम्मद गोरी का भारत में आक्रमण हुआ। जब मोहम्मद गोरी के जब तराइन के युद्ध चल रहे थे तो तराइन के युद्धों में इनका भारत में आना शुरू हुआ, और देखते देखते इन्होंने एक प्रकार से प्रशासन में अनेक अलग अलग पदों पर आसीन होने शुरू हुए। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि किस प्रकार गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या कर ये जो खिलजी है ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। तो ये मोहम्मद गोरी के समय से भारत में आने शुरू हो गए थे, और ये अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी में ये रहते थे। तो ये है खिलजी। और एक बात और याद कर सकते हैं आप कि खिलजी जो है, ये खिलजी तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक है। तो तुर्कों की जो 64 शाखाएं हैं, कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 64 शाखाएं। उन 64 शाखाओं में से एक है ये खिलजी, और खिलजी एक निमन तुर्क लोग हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या समझेंगे, देखिए कि खिलजी वंश में कौन कौन से शासक रहे। खिलजी वंश से संबंधित शासक, आखिर कौन कौन से शासक इस खिलजी वंश में थे? कई बार आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछे बताइए इनमें से कौन शासक खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। इस प्रकार के काफी क्वेश्चन हमने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में देखे हैं। तो देखिए खिलजी वंश से संबंधित कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और आज की जो पूरी वीडियो होगी वो इसी पर आधारित होगी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक रहेंगे, क्योंकि 1290 में इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की। तो 6 सालों तक ये शासन करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बाद इनका भतीजा या दामाद, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का सबसे महान शासक है, जिसे बाजार प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर कब तक रहेंगे? 1316 तक। लगभग 20 सालों तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। इनके बाद आएंगे शिहाबुद्दीन उमर, और शिहाबुद्दीन उमर का जो टाइम पीरियड है वो 1316। और नंबर 4 पर आएंगे मुबारक शाह खिलजी, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने दरबार में ये नग्न अवस्था में भी आ जाते थे। तो मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक। और जो अंतिम आ जाएगा उसका नाम है
नसरुद्दीन, खुसरो शाह, और ये 1320। तो एक प्रकार से हम कह देंगे कि प्रथम शासक ये है और अंतिम शासक ये है। जिस प्रकार से गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और अंतिम क्यूमर्स थे, तो ये 5 शासक के नाम आपको याद करने हैं इस खिलजी वंश में। तो आज हम जलालुद्दीन खिलजी को देखेंगे और जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया है ना, और उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उन पे हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अब हम समझेंगे। देखिए, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को समझने से पहले आपको एक बात ये समझनी होगी कि किस प्रकार से ये जो गुलाम वंश है उससे बिल्कुल अलग है खिलजी वंश। ऐसे क्या परिवर्तन हुए जिसके कारण इस खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आखिर क्यों खिलजी क्रांति कहा जाता है? अगर कोई भी किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर इस खिलजी वंश को खिलजी क्रांति का युग क्यों कहा गया, ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आप इसे गुलाम वंश से बिल्कुल अलग समझते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तत्कालीन परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन हुआ। अगर आप इतना ही बता देंगे तो आपका आंसर निकल गया। कहने का मतलब ये है कि जो तत्कालीन परिस्थितियां रही उन परिस्थितियों में इतना परिवर्तन हुआ कि हम इसे एक खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। और वो परिवर्तन कैसे कैसे हुए? वो परिवर्तन प्रशासनिक में हुए, वो परिवर्तन आर्थिक हुए, और वो परिवर्तन सामाजिक हुए। तो सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक में इतने परिवर्तन हुए कि इसे हम खिलजी क्रांति का नाम दे देंगे। आगे समझते हैं कि आखिर वो परिवर्तन क्या थे, है ना। तो आइए हम परिवर्तन को समझते हैं। अब वो परिवर्तन कौन कौन से हुए, तो आइए परिवर्तन कौन से हुए। तो बारी बारी से चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, खिलजी क्रांति या कौन से परिवर्तन हुए उससे संबंधित। तो देखिए, आखिर हमें खिलजी वंश को खिलजी क्रांति क्यों कहा और वो परिवर्तन कौन सा हो, तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में पहली बार निमन जाति के तुर्कों ने शासन किया। तो अभी अभी हमने ये बात की थी कि खिलजी तुर्कों की 64 शाखाओं में शामिल है, और जो खिलजी है ये निमन तुर्क है। आप बलबन के समय देखिए, जो बलबन था, बलबन ने हमेशा जो कुलीन तुर्क थे, जो उच्च तुर्क है, उनके एकाधिकार को स्थापित करने का काम किया, और जो
उच्च तुर्क थे, जैसे इल्बरी तुर्क थे, इल्बरी में आप देखेंगे इल्तुतमिश और बलबन को, ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और निमन तुर्क थे उनसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ इस दिल्ली सल्तनत में कि निमन तुर्कों ने जो उच्च तुर्क थे उनसे सत्ता को छीन लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, निमन जाति के तुर्क। दूसरा मूलभूत परिवर्तन क्या हुआ, तो दूसरा देखिए, राजनीतिक को धर्म से अलग रखा। ये सबसे अच्छी बात रही कि इन्होंने राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग रखा, जबकि गुलाम वंश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, आप गुलाम वंश को समझिए, गुलाम वंश में जो सुल्तान थे, जैसे इल्तुतमिश है, कोई भी है, उन्हें खलीफाओं से मान्यता प्राप्त होती थी, वैधानिक मान्यता प्राप्त होती थी सुल्तान की, क्योंकि सुल्तान एक प्रकार से खलीफा का ही प्रतिनिधि है। तो खलीफाओं से मान्यता मिलती थी सुल्तान की। जैसे इल्तुतमिश को आप समझिए, इल्तुतमिश को 1229 में बगदाद के खलीफा से वैधानिक मान्यता मिली, ठीक है। तो खलीफाओं का सीधा सीधा रोल था उस समय, लेकिन इन्होंने धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा, ठीक है। तीसरा देखिए, खिलजियों ने योग्यता के लोगों को अधिक महत्व दिया। योग्यता वाले लोगों को अधिक महत्व दिया। तो खिलजियों ने हमेशा योग्यता और महत्वाकांक्षी लोगों को हमेशा एक प्रकार से क्या दिया, महत्व दिया, जबकि गुलाम में ऐसा नहीं था। गुलाम में क्या होता था कि जो केवल उच्च लोग तुर्क हैं उनको अधिक महत्व देते थे, गैर तुर्कों को महत्व नहीं देते थे, भारतीय मुसलमानों को महत्व नहीं देते थे। वो हमेशा केवल जो कुलीन तुर्क थे उन्हें ही महत्व देते थे। जबकि खिलजियों ने पहली बार ही कहा कि योग्यताओं को भी महत्व दिया जाएगा, जिसके पास जितनी योग्यता होगी वो उतना शासन करेगा, उसे उतने ही ऊंचे पद दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला जो परिवर्तन आप देखेंगे, नंबर 4, इन्होंने जाति और नस्ल भेद के वर्चस्व को समाप्त कर दिया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हमने बात की थी कि गुलाम जो बलबन था, बलबन केवल तुर्क लोगों को ही महत्व ज्यादा देता था, लेकिन इन्होंने तुर्क, गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को प्रशासन में शामिल किया। पहली बार ऐसा हो रहा है दिल्ली सल्तनत में कि भारतीय मुसलमानों को भी प्रशासन में शामिल किया जा रहा है। भारतीय सेनापति तो होते थे तुर्कों की सेना में भारतीय सेनापति। जैसे आप देखेंगे महमूद गजनवी, हमने अपनी पुरानी वीडियो में चर्चा की थी कि महमूद जो गजनवी था उसके सेना में भारतीय सेनापति भी होते थे, लेकिन भारतीय मुसलमानों को प्रशासन में शामिल करने की पहली बार इन खिलजियों ने कही। और गैर तुर्कों के बारे में हमने पहले देखा था कि रजिया सुल्तान ने भी
गैर तुर्कों को महत्व दिया, जिसके कारण चालीसा दल दिल्ली के जो अमीर थे और उलेमा जो वर्ग था, उलेमा वर्ग जो था, वो सब उससे नाराज हुए। और याद करिए, रजिया सुल्तान ने तो गैर तुर्क में याकूत को बहुत महत्व दिया था, जो गैर तुर्क था, ठीक है, जिससे तुर्क लोग नाराज हुए। तो आप ये देखिए, तुर्क, गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को प्रशासन में शामिल किया गया। और नंबर 5 अगर हम देखें तो खिलजियों ने साम्राज्यवाद की परिकल्पना पर जोर दिया। गुलाम वंश और खिलजी वंश का एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है साम्राज्यवाद का। क्या है? ये जो गुलाम वंश में जो शासक आए थे, चाहे वो ऐबक हो, बलबन हो, इल्तुतमिश हो, उन्होंने कभी भी साम्राज्यवाद पर ध्यान नहीं दिया, या मैं कह दूं उन्होंने किसी दूसरे क्षेत्र को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने का इतना विचार नहीं किया। उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों पर शासन किया जो मोहम्मद गोरी ने भारत में जीते थे, या उन्हीं क्षेत्रों में अगर किसी ने विद्रोह किया तो उस विद्रोह को कुचलवा दिया इन्होंने। जैसे इल्तुतमिश के समय पृथु ने विद्रोह किया, और बलबन के समय तुगरिल खान ने विद्रोह किया था बंगाल में। तो उन्होंने उन्हीं विद्रोह को दबाया उन्हीं के क्षेत्र में, लेकिन किसी भारत के क्षेत्र को जीतकर अपने में शामिल करने का विचार उन्होंने कभी किया ही नहीं। लेकिन जब खिलजी वंश आएगा, उन्होंने साम्राज्यवाद की परिकल्पना पर जोर दिया, उस पर विचार किया, ध्यान दिया। इसी सोच के चलते खिलजियों ने दक्षिण भारत पर विजय अभियान भेजे और उसमें सफलता प्राप्त की, जिसका सबसे बड़ा श्रेय मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। तो उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी ध्यान दिया, विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत की तरफ। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट थे कि आखिर हम क्यों इस खिलजी वंश को खिलजी क्रांति कहेंगे, किस प्रकार वो गुलाम वंश से अलग थे। जो चीजें गुलाम वंश में नहीं थी वो खिलजी वंश में पहली बार भारत में देखने को मिली। तो आइए अब हम इसके पहले शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर बात करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर हम चर्चा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक 6 सालों तक इसने शासन किया। और किस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आइए, इनका वास्तविक नाम फिरोज खिलजी है। तो इनका वास्तविक नाम फिरोज खिलजी है, लेकिन शासक बनते ही अपना नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रख लिया। तो शासक बनते ही इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वैसे नहीं फिरोज खिलजी के नाम से जानते हैं, और गद्दी पे बैठते ही इन्होंने अपना नाम जलालुद्दीन रख लिया। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? खिलजी वंश का संस्थापक। अगर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे खिलजी वंश का संस्थापक बताइए, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन आ जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का क्या है? संस्थापक है। आगे देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक के कुबाद
राज्याभिषेक के कुबाद द्वारा निर्मित किलो खरी के महल में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों कि इनका राज्याभिषेक किलो खरी के महल में हुआ। और किलो खरी का महल किसके द्वारा निर्मित है? केकूबाद द्वारा निर्मित है, जो बलबनी वंश से संबंधित था, गुलाम वंश में। ठीक है, आगे देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हिंदुओं के प्रति क्या अपनाई थी? उदार नीति अपनाई थी। और मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, मतलब मैं ये कह सकता हूं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन की कठोर नीति को त्याग कर इन्होंने उदार नीति अपनाई। और कहा जाता है कि इन्होंने ये नीति शायद जहां तक मालूम होती है दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, ये कहा जाता है भारत के इतिहास में कि दूसरों को प्रसन्न करने के लिए शायद इन्होंने बलबन द्वारा जो एक कठोर नीति चलाई गई थी, जिसे आप लौह एवं रक्त की नीति कहते हैं, उस नीति को त्याग इसने उदार नीति अपनाई। और हिंदुओं के प्रति भी इनकी एक उदार नीति रही। कुछ लेखक तो ये भी लिखते हैं कि बलबन के महल के सामने से हिंदू जो लोग थे वो यात्रा निकालते थे, ढोल बजाकर, नगाड़े बजाकर निकालते थे। और अलाउद्दीन खिलजी का कोई विरोध कभी भी इनके प्रति नहीं हुआ है। और इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच कभी भी कोई मतभेद नहीं किया। ठीक है, और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नीति चलाई। उसके पीछे कारण और भी है। वो कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, अगर हम समझने का प्रयास करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, ये 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बना था। तो ये 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बना था। और 70 वर्ष की आयु में इतनी तलवारबाजी तो कर नहीं सकता कि तलवार के दम पर किसी को चुप करा सके। इसलिए इसे पता था कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तलवार के दम पर मैं किसी को चुप करा सकूं। इसलिए उदार नीति ही आपको एक महान शासक की तरफ ले जा सकती है। दूसरा कारण ये भी है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खिलजी लोग हैं, दिल्ली के लोग इन्हें एक प्रकार से अफगानिस्तानी मानते थे। और कहते हैं कि किलो खरी के जो महल में इनका राज्याभिषेक हुआ, कहते हैं वहां पे लगभग साल भर तक भी रहे। वो दिल्ली नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये लोग शांत नहीं हो जाते हैं, जब तक दिल्ली जाना उचित नहीं है, वरना मुझे सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं। तो इन्होंने केकूबाद द्वारा निर्मित जो किलो खरी का जो महल है, उसमें इन्होंने 1 साल बिताया। जब इन्हें लगा कि दिल्ली की जनता शांत हो गई है, तो फिर इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर जाकर ये बैठे। कहते हैं जब वहां गए थे दिल्ली, मतलब जो महल था, उन्होंने बलबन की गद्दी पर बैठने से भी मना कर दिया, उसको एक प्रकार से सम्मानित करते हुए।
तो 70 वर्ष की आयु में बैठे और दूसरों को प्रसन्न करने के अलावा इनके पास कोई दूसरी नीति नहीं है, क्योंकि उम्र बहुत हो चुकी है। और इन्होंने ये भी कही थी कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मैं कभी भी किसी मुसलमान का खून बहाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, और आप ये भी बात कर सकते हैं कि सबसे अधिक आयु में दिल्ली का सुल्तान बनने वाला यही था। सबसे अधिक आयु में सुल्तान बनने वाला, तो सबसे अधिक आयु में सुल्तान बनने वाला कौन था? वो यही था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य और आता है, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जनता की इच्छा को ही शासन का आधार माना। आज हम जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उस लोकतंत्र की परिभाषा इन्होंने बहुत पहले लिख दी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जनता की इच्छा के अनुसार ही शासन का आधार होना चाहिए, जो जनता कहे वही शासक को करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, अब हमने बात की थी कि उनकी उम्र अधिक थी। अब उम्र तो अधिक थी, लेकिन इनके समय विद्रोह भी बहुत हुए। अब उम्र अधिक थी तो ज्यादा लड़ भी नहीं सकते थे उम्र के हिसाब से, कोई उम्र 70 साल है, लेकिन कहते हैं कि इनके समय विद्रोह भी बहुत हुए। उस विद्रोह में एक विद्रोह था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय प्रमुख विद्रोह। और देखिए, इनके समय कौन कौन से विद्रोह हुए? तो एक विद्रोह किया मलिक छज्जू ने। मलिक छज्जू का विद्रोह एक प्रमुख विद्रोह माना जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। मलिक छज्जू कौन था? तो ये कड़ा का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? कड़ा का सूबेदार था। कड़ा मतलब वर्तमान आज का जो इलाहाबाद प्रयागराज का जो क्षेत्र आता है वो कड़ा है। कड़ा का सूबेदार था और इस मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। तो कहते हैं अब ये अपने दुश्मनों के प्रति भी उदार थे। हिंदू के प्रति तो थे ही थे, और ये इनके प्रति भी, अपने दुश्मनों के प्रति भी उदार थे। तो मलिक छज्जू को इन्होंने माफ कर दिया और कहते हैं मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने किसको भेजा? अपने भतीजे, अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त हुई। और फिर जब सफलता प्राप्त हुई तो जब इन्हें जलालुद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया मलिक छज्जू को, तो कहते हैं इन्होंने इसको माफ कर दिया और कड़ा का सूबेदार बना दिया अलाउद्दीन खिलजी को। और कहते हैं कि देखिए ये दामाद भी है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो थी उनकी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी से भी हुई थी। भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, तो मलिक छज्जू का विद्रोह आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इनके समय एक विद्रोह और हुआ, जो किसने किया? सिद्दी मौला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सिद्दी मौला ने इनके समय विद्रोह किया और सिद्दी मौला पर
राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इनको हाथी से कुचलवा दिया। कहा जाता है कि सिद्दी मौला ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र ये रचा कि किस प्रकार से इन्हें गद्दी से हटा सकते हैं। ये बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चल गया कि ये मेरे खिलाफ एक प्रकार से मुझे सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा है, तो सिद्दी मौला को राजद्रोह का मुकदमा चला इन्हें हाथी से कुचलवा दिया। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दो चेहरे हैं। पहला, एक तरफ ये अपने दुश्मनों को माफ कर कर, जैसे मलिक छज्जू को माफ कर कर ये अपनी उदार छवि को पेश कर रहा है, और दूसरी तरफ इसका एक विद्रोह मलिक सिद्दी मौला ने जब किया तो इसको फांसी तक दे दी, मतलब एक प्रकार से मरवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया। तो दो चेहरे हो गए। एक विद्रोह ताजुद्दीन ने भी किया था, जब उसने विद्रोह किया तो उसके विद्रोह करने के बाद उसे भी माफ कर दिया। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कठोर दंड दे रहा है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि माफ कर रहा है। कहते हैं कि एक प्रकार से माथे पर ये इनके पास एक कलंक था इस सिद्दी मौले वाला, बाकी ये उदार रहा। ठीक है। और इसके अलावा देखिए एग्जाम में क्या पूछते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोल आक्रमण, क्या मंगोल आक्रमण। तो इनके समय जो मंगोल आक्रमण हुए, देखिए प्रथम आक्रमण हुआ 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला की अगुवाई में। तो 1292 में अब्दुल्ला की अगुवाई में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय एक मंगोल आक्रमण हुआ। लेकिन कहते हैं कि अब्दुल्ला और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बीच में कोई संधि हो गई थी, उस संधि के तहत कोई भी निर्णायक फैसला नहीं आता है। लेकिन इसके बाद उलुग खां की अगुवाई में एक मंगोल आक्रमण और हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। लेकिन कहते हैं पता नहीं इनके बीच भी शायद कोई समझौता हो गया था, कोई इतना भयंकर युद्ध या किसी प्रकार का कोई एक प्रकार से मतलब कोई हानि नहीं हुई, तो शायद इनके बीच भी कोई संधि हो गई थी। और कहते हैं शायद उलुग खां से तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी भी की थी। और जो उलुग खां जब ये आया था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया। क्या कबूल किया? इस्लाम। जब उलुग खान ने हमला किया था तो उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद इन मंगोलों को दिल्ली में रहने के लिए एक स्थान दिया, और जिस स्थान दिया आज उसे मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। तो जिन 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया था, आज जिस स्थान पर वो रहते हैं उन्हें मंगोलपुरी कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं को कहा गया नवीन मुसलमान। क्या कहा गया? इन्हीं को नवीन मुसलमान कहा गया। तो हमने देखे किस प्रकार मंगोल आक्रमण हुए, किस प्रकार इनके समय कौन कौन से विद्रोह हुए। अब आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैनिक अभियान की तरफ कि कौन कौन से सैनिक अभियान इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुए थे। तो देखिए, अगर हम समझे तो इसमें आप एक
सैनिक अभियान जी देख सकते हैं रणथंबोर का। रणथंबोर अभियान, मेरे प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय रणथंबोर का अभियान किया गया था, इस पर आक्रमण किया गया। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जो राजपूत थे, राजपूत षड्यंत्र रच रहे थे इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ। तो जब ये बात इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चला तो इन्होंने किस पर हमला कर दिया, रणथंबोर पर हमला कर दिया। और इस समय रणथंबोर का जो शासक है वो कौन है, तो इस समय रणथंबोर का शासक आ जाएगा हम्मीर देव। तो इस समय कौन है, हम्मीर देव है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का यह अभियान असफल हुआ। क्या रहा, असफल रहा। तो इसने जो रणथंबोर पर जो आक्रमण किया था वो एक प्रकार से वो अभियान, वो मिशन असफल रहा। तो कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी इस असफलता को छिपाने के लिए या एक प्रकार से अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बात कही थी, और वो ये कहा था कि मुस्लिम सैनिकों के खून के कीमत पर मैं इस किले को नहीं जीतना चाहता। ऐसे कई किले मेरे मुस्लिम सैनिकों के बाल के बराबर भी नहीं है। कुछ इस प्रकार का इन्होंने कुछ कथन कहा था, क्योंकि वो अपनी इस हार को छिपाना चाहते थे और इसके अलावा जो सैनिक थे उनका मनोबल नहीं टूटे, इसलिए उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी बातें कही थी कि मैं मुस्लिम सैनिकों के रक्त के बदले इस किले को नहीं जीतना चाहता। ठीक है। इसके अलावा एक अभियान और हुआ था जो बिलसा का अभियान था। बिलसा अभियान मतलब मालवा। ठीक है। ये लगभग 1292 के आसपास हुआ था। और जो बिलसा अभियान है इसको किसने किया था, इसको किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो इसका भतीजा था। तो बिलसा अभियान पर कौन गए थे, अलाउद्दीन खिलजी गए थे। और बिलसा अभियान के लिए इन्होंने अनुमति भी मांगी थी, किससे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। और एक अभियान है रणथंबोर। ठीक है। तो ये दो अभियान आप याद कर सकते हैं, सैनिक अभियान है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। आइए आगे चलते हैं, और आगे जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय प्रथम तुर्क अभियान दक्षिण भारत की तरफ गया था। अलाउद्दीन खिलजी की अगुवाई में। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए, कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल रहा है, उस शासनकाल के समय एक तुर्क अभियान है ना, एक प्रकार से एक मुस्लिम अभियान दक्षिण भारत की तरफ गया था। और दक्षिण भारत की तरफ जो गया उसकी जो अगुवाई कर रहा था वो अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था, जो इसका भतीजा है। और इन्होंने कहां पर हमला किया, तो इन्होंने देवगिरी पर हमला किया, देवगिरी पर आक्रमण। मैं ये कह सकता हूं कि दक्षिण भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत में, वो इस देवगिरी पर हुआ है। और इस समय देवगिरी का जो शासक है, उस शासक का नाम क्या है, उस शासक का नाम आ जाएगा रामचंद्र देव।
तो रामचंद्र देव इस समय कहाँ के शासक है? देवगिरी के शासक है, जो महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, कहते हैं ये कहा जाता है इतिहास में कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी जानकारी अपने चाचा एक प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं दी थी, क्योंकि उस समय शासक तो यही है, दिल्ली का सुल्तान तो यही है, लेकिन इस अभियान की जानकारी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं थी। और इस अभियान से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से असंतुष्ट हुआ। कारण ये बताया जाता है कि जब इसने देवगिरी पर आक्रमण किया अपने चाचा को बिना बताए, तो देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद इसने अपार धन अर्जित किया, अपार धन अर्जित किया, बहुत सारा धन इसने लूटा था। ठीक है, और जब धन को लूट कर ये वापस कहां जा रहा था, तो धन को लूट कर ये वापस जा रहा था कड़ा मानिकपुर, क्योंकि ये कड़ा मानिकपुर का ही सूबेदार था। जब इसने कड़ा में जब विद्रोह हुआ था, मलिक छज्जू के द्वारा जो विद्रोह किया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, तो जो कड़ा का जो विद्रोह हुआ था मलिक छज्जू की अगुवाई में, उसको दबाने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को ही गया था। तो इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को वहां का सूबेदार बना दिया था, इस कड़ा मानिकपुर का। तो जहां का ये सूबेदार था, जब ये वापस जा रहा था कड़ा मानिकपुर में, क्योंकि ये धन अर्जित करने के बाद सीधा दिल्ली नहीं गया, और कहते हैं जब इसने इतना सारा धन अर्जित किया तो इसके मन में भी सुल्तान बनने की इच्छा प्रकट हो गई, क्योंकि वो भी इसी अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी के मन में सुल्तान बनने की इच्छा आरंभ हुई, या इच्छा प्रकट हो गई। तो देखिए अब ये एक प्रकार से सुल्तान बनने की इच्छा अपनी जताएगा, और ये सीधा कड़ा मानिकपुर आ गया, और अपने चाचा को इन्होंने कड़ा मानिकपुर में ही बुलाया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जितना धन मैंने जीता है आपको सारा धन, क्योंकि आपके समय हुआ है तो आपको सारा धन दिया जाएगा। तो कहते हैं धन की लालसा में भी एक प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनसे मिलने कड़ा मानिकपुर पहुंच गए, जो इसका एक प्रकार से क्षेत्र रहा है। और कड़ा मानिकपुर जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहुंचा, तो कहते हैं जब ये इससे मिलने पहुंचे तो गले मिलते समय इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। तो आप समझ रहे हैं कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने दामाद से कड़ा मानिकपुर मिलने पहुंचे इस अभियान के बाद, तो जब वो उनको गले लगा रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसका जो विश्वास पात्र गुलाम था जिसका नाम इख्तियारुद्दीन हुड है, इसने हत्या कर दी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। ठीक है, और इसकी हत्या कब हुई? तो इसकी हत्या 1296 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। और जब इसकी हत्या कर दी गई तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी अगला सुल्तान बन बैठा दिल्ली सल्तनत में, और खिलजी का अगला शासक बन बैठा। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अगला शासक बनेगा, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली इसकी सबसे प्रमुख प्रणालियों में माना जाता है। ठीक है, और जब अलाउद्दीन खिलजी अपने सिर पर ताज रख रहे थे सुल्तान का, तो कहा जाता है, इनके बारे में कथन बहुत प्रसिद्ध रही है कि एक इतिहासकार लिखते हैं कि जब इसकी गर्दन अलग कर दी गई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो कहते हैं कि सुल्तान के जो सिर है, उसका जो मस्तक है, उसे खून टपक ही रहा था कि उसी समय इसने अपने सिर पर ताज रख लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब अपने चाचा जो इनके जो ससुर थे, उनके मस्तक से या उनके सिर से
खून टपक ही रहे थे कि इतनों में उन्होंने अपने सिर पे ताज रख लिया। इस प्रकार के कथन इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर आधारित थी, जो खिलजी वंश का संस्थापक है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी और इसके जो उत्तराधिकारी आएंगे शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो शाह, उन पे चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एसएससी एमटीएस में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए उन पे चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, खिलजी वंश का शासनकाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, खिलजी वंश का शासनकाल क्या है, तो आप बता देंगे 1290 से 1320 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत में कितने वर्षों तक शासन किया है, 30 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा खिलजी वंश। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस वंश का संस्थापक है। तो ये किस वंश का संस्थापक है मेरे प्यारे बच्चों, ये खिलजी वंश का संस्थापक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल। तो इसका जो शासनकाल है मेरे प्यारे बच्चों, वो कब से कब तक रहा है, 1290 से लेकर 1296 तक। ठीक है, 6 सालों तक। आगे देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस बलबनी वंश के शासक की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। तो किस बलबनी वंश के शासक की हत्या करके इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। बलबनी के स्थान पे मैं ये भी लिख सकता हूं कि किस गुलाम वंश के। तो यहाँ पे किसकी हत्या की थी, इन्होंने
क्यूमर्स की हत्या की थी। और क्यूमर्स कौन है? तो गुलाम वंश का ये अंतिम शासक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था? तो केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी है किलोखरी। ठीक है, याद करिए, जो ऐबक थे, ऐबक की राजधानी थी लाहौर। लाहौर से दिल्ली लेकर आया था इल्तुतमिश, और अब जो इनकी राजधानी वो क्या है? किलोखरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकीय व्यय से संबंधित दीवान ए वकूफ नामक पद किस सुल्तान ने सर्जन किया? तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने समय दीवान ए वकूफ नाम का एक नया पद लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय प्रथम तुर्क अभियान किसकी अगुवाई में दक्षिण भारत गया था? तो किसकी अगुवाई में दक्षिण भारत गया है? तो ये गया है अलाउद्दीन खिलजी की अगुवाई में। और कहाँ गया है ये अलाउद्दीन खिलजी की अगुवाई में? तो ये गया है देवगिरी। और देवगिरी का शासक कौन है? तो रामचंद्र देव यहाँ का शासक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो हत्या है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की।
और अगला सुल्तान ये बन बैठा। और हत्या कब हुई है? तो हत्या 1296 में। दिल्ली के किस सुल्तान ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई? तो हम बता देंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके अलावा देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने जनता की इच्छा को शासन का आधार माना और ऐसा करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना? तो हम क्या बता देंगे, ऐसा कौन है? तो ऐसा आ जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी किस आयु में दिल्ली का सुल्तान बना था? तो 70 वर्ष की आयु में बना था। और ये दिल्ली का सुल्तान बनने वाला सबसे बुजुर्ग है। ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग कौन है जो दिल्ली का सुल्तान बना? वो जलालुद्दीन खिलजी ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और आप याद कर सकते हैं, वो क्या? जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा के किस सूबेदार ने विद्रोह किया? तो कड़ा के किस सूबेदार ने विद्रोह किया था? तो मलिक छज्जू, जिसके विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। और एक आखिरी क्वेश्चन आप ये याद कर सकते हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने ईरान के किस संत को राजद्रोह का मुकदमा चलाकर हत्या करवा दी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने ईरान के किस संत को राजद्रोह का मुकदमा चलाकर हत्या करवा दी? यहां लिख सकते हैं, किस संत पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर हत्या करवा दी? तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगा? सिद्दी मोला। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन करे जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास एसके की 3 पुस्तकें हैं। एक एसके की है जो सामान्य ज्ञान व्रत है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान का सब कुछ यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक दिखाई देगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इस बुक को बनाया गया है।
एक हमारे पास एसकी के सामान्य ज्ञान है जो यूजफुल हो फॉर एसएससी, जीडी और एमटीएस। तो एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए जो सामान्य ज्ञान की सबसे उत्तम पुस्तक है ये मार्केट में, क्योंकि ये हम इसे उत्तम पुस्तक क्यों कह रहे हैं। देखिए 2011 से लेकर अब तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी, जीडी और एमटीएस के, उनको हमने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी संकलन किया गया है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या यहाँ पे दी गई है। तो आप अभी से एसएससी, एमटीएस और जीडी की तैयारी में जुट जाइए। एक हमारे पास एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए है। तो ये तीनों पुस्तक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स अभी शॉप पर ही और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।